गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 का गद्य खंड श्रम विभाजन और जाति प्रथा एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखित यह रचना की व्याख्या का 5वां भाग लेकर के आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भागों में आपने देखा कि उन्होंने अपनी कल्पना का आदर्श समाज के बारे में बता रहे थे कि आदर्श समाज क्या होगा। कैसा होगा उनका आदर्श समाज। तो कहते हैं कि मेरे कल्पना का जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता, समता तथा भाईचारा पर आधारित होगा। तो उन्होंने शुरुआत पहले भाईचारा से किया था कि भाईचारा से किसी को भाईचारा का किसी के का विरोध क्यों करेगा, क्योंकि भाईचारा जरूरी है। सबके लिए भाईचारा जरूरी है। भाईचारा से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यानी भाईचारा इस प्रकार से कि सबको संपर्क का आबाद साधन उपलब्ध हो, अवसर उपलब्ध हो। भाईचारा का अर्थ होता है उस प्रकार से मेल, जैसे दूध में पानी मिलाया जाता हो उस प्रकार से लोग एक दूसरे से मिल जाएं, वह भाईचारा होता है। उसी का नाम लोकतंत्र है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत था स्वतंत्रता। कहते हैं स्वतंत्रता पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता किस बात की स्वतंत्रता? गमन आगमन, आने जाने की स्वतंत्रता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता। जीवन जीने की, हमें अपने शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध कर सके। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, हमें हमारी संपत्ति है, चल अचल जो भी संपत्ति है उस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, हमें कोई बिजनेस धंधा व्यवसाय करना है, उसके लिए जो हथियार चाहिए वो हमें उस पर स्वतंत्रता होना चाहिए। हम जो चाहें वो बिजनेस धंधा शुरू कर सकें, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? क्योंकि मनुष्य की शक्ति के सक्षम, अपनी क्षमता के अनुसार एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए कि वो अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर सके, अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग कर सके। ऐसा स्वतंत्रता मिलना चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जो व्यक्ति होते हैं, जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। जो जाति प्रथा के मानने वाले हैं कि जीवन की सुरक्षा, पालन पोषण, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। सक्षम यानी कि क्षमता के अनुसार कार्य करना एवं प्रभावशाली प्रयोग
हम अपने दिमाग का लगा करके नया प्रयोग करें, नया धंधा, नया बिजनेस स्थापित करें, इस बात की स्वतंत्रता के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे वे लोग जो जाति प्रथा के पोषक हैं। क्योंकि जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करने लगा, नए नए प्रयोग करने लगा, तो हमारे बराबर आ जाएगा, ये हमारे बराबर आ जाएगा। ये उन्हें तैयार नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा। अगर उसे अपना व्यवसाय चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है तो मतलब कि वही करेगा जो उसका पुश्तैनी व्यवसाय है, और उससे उसका खर्चा नहीं चलेगा तो हमारे आगे गिड़गिड़ाएगा, हाथ फैलाएगा। तो हम उसे थोड़े से कर्ज लोन दे करके उसको अपने अधीन रखेंगे, उसका अपना दास बनाएंगे। क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में हम गुलाम थे, परतंत्र थे, उसी को गुलामी या परतंत्रता नहीं कहा जाता है। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। उस समय भी दास्ता को वही परिभाषा था कि हमें दूसरों द्वारा निर्धारित नियम कानूनों का पालन करना पड़ता था। तो वो नियम कानून एक समूचे समुदाय के लिए था, समाज के लिए था, राष्ट्र के लिए था। लेकिन जो ये दास्ता है वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए बस सिर्फ बनाया गया है कि तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ये कार्य नहीं करोगे, तुम वैसे ही नहीं जाओगे, तुम ऐसे नहीं रहोगे। यानी जैसे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कि जैसे आप हमसे कर्जा ले लिए तो हम कहेंगे भाई देखो अब हमसे कर्जा ले, तुम फलाने से नहीं बोलोगे तो तुम समझना, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम उनके यहां नहीं जाओगे, तुम ये कार्य नहीं करोगे, तुम इनसे नहीं मिलोगे, तुम ये चीज नहीं पहनोगे। अब वो उस पर बंदिशें लगाते हैं। यानी दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए उनको विवश होना पड़ता है। यह दास्ता या गुलामी है। हालांकि पहले भी यही सिस्टम था, लेकिन पहले किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं था, पूरे समुदाय पर था, पूरे समाज पर था, पूरे राष्ट्र पर था। इसलिए लोगों को लगता था कि हम दास या गुलाम नहीं हैं। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। कानूनी रूप से अगर आप गुलाम न हो, परतंत्र न हो, तो भी आपके पास आसपास ऐसा देखा जाता है कि लोग दास्ता के जंजीरों में भी जकड़े हुए हैं, काम करते हैं। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसे अपनाने पड़ते हैं। जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग हैं अभी भी जहाँ पे लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसे अपनाने पड़ते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं ये काम करूं, लेकिन मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी, शैक्षणिक मजबूरी, दासता, कि उन्हें वो काम करना ही पड़ता है। भाई आप के पास पैसे नहीं है, पत्नी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, बेटी की शादी करना है, आप खूब सक्षम हैं, आपके अंदर कार्यकुशलता है, लेकिन हमने आपको पैसा, आप आए उस मुसीबत समय पे हमने आपको पैसा दिया, लेकिन पैसा देते हुए हमने ये शर्त रख दिया कि आप ये काम हमारे लिए करेंगे तब तो हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप यहां चले जाएंगे तब तो मैं पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो अब व्यक्ति को न चाहते हुए भी वह पैसा अपनाना पड़ता है जो उसका अपना नहीं था। तो इस बात से स्वतंत्रता चाहिए। ये थी स्वतंत्रता। कहते अब आइए
समता पर विचार करें। समता यानी समानता का अधिकार। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? समानता का तो हर कोई बात करता है, नहीं सबको समानता का अधिकार मिले। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। फ्रांस की क्रांति हुई उसमें भी समता का भाव था, तो उसमें वो विषय ही विवाद का कारण रहा। समता के जो आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। कैसे समता? पांचों उंगली आपके भगवान ने ये शरीर पूरे समान नहीं बनाया, सबको एक दूसरे से भिन्न बनाया। किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया। तो उसमें समानता नहीं है। हमारी क्षमताएं समान नहीं है, हमारी शक्ति समान नहीं है, तो फिर कार्य में समानता कैसे होगा भाई? जो समता के आलोचक थे वो इस प्रकार के तर्क देते थे, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। भाई वाजिब भी लगता है उनका तर्क। कैसे हम समता बना सकते हैं? समता कैसे कर सकते हैं जब शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम समान नहीं हैं? छोड़िए शैक्षणिक तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से तो समान होना पड़ेगा, तब ना हम जाकर के समानता का अधिकार लेंगे। लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। यह बात होते हुए भी कि शारीरिक रूप से सभी समान नहीं है, बौद्धिक रूप से सभी समान नहीं है, मानसिक रूप से सभी समान नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात मायने नहीं रखती। उनको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। वो अब न कर पाए वो बात अलग है, लेकिन वो अवसर तो उन्हें मिलना ही चाहिए। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। भाई समता हम ऐसे देखेंगे तो असंभव है। सबको हम समान कैसे कर सकते हैं भाई? कुछ कार्य है उसको करने के लिए ताकत की आवश्यकता है, कुछ कार्य है उसको करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको कि पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से समानता हम लाएंगे? मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। जो मनुष्य की क्षमता है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। यह आनुवंशिकी शारीरिक क्षमता जो होता है वो हमें आनुवंशिकी रूप से मिलता है। फिर दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, जो हमें समाज के द्वारा मिला है। पहला तो हमें अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से जो मिला है। दूसरा, हमें जो हमारे समाज से मिला है, सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां हैं, जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करते हैं। जो पहली बात है कि शारीरिक एवं वंश परंपरा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा जो सामाजिक उत्तराधिकार की बात आती है तो उसमें ऐसा किया जाए कि उनके माता पिता भी उनके कल्याण की कामना करें, सोचें। शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन की समानता होनी चाहिए। उसमें सभी उपलब्धियां, वो सभी अवसर उन्हें मिलने चाहिए जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट बनता है। यानी कि अनपढ़ लोगों के समान, जिनके यहाँ शिक्षा का कोई प्रसार प्रचार नहीं है, उनसे वो सभ्य बनता है, विशिष्ट बनता है। और अंत में
तीसरी जो बात है, मनुष्य के अपने प्रयत्न। 3 बातों से मनुष्य में समता आती है। पहला तो शारीरिक और मानसिक, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा सामाजिक समानता, यानी समाज में जो अवसर है वो आपको समान मिले। और तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अपने प्रयत्न। ये जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने प्रयत्न, अपना प्रयास, बहुत से लोग होते हैं जो सामान्य बुद्धि स्तर के होते हैं, उनको अवसर समान मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो उसी कम अवसर में अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से, अपनी मेहनत, अपनी लगन से सफलता हासिल कर लेते हैं। तो सफलता हासिल करने के लिए जो तीसरा तत्व है मनुष्य का अपना प्रयत्न, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से सभी लोग समान नहीं होते। सामाजिक उत्तराधिकार की हम बात कर सकते हैं कि सबको समान अवसर मिले, लेकिन मिलता नहीं है। तो उसमें अब जब मिला है, तो अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं तो उस अवसर का लाभ उठा करके, अपना प्रयत्न करके आप लक्ष्य हासिल करें, मंजिल हासिल करें। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? जो इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होता है। कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है, तो कोई प्रयत्न नहीं करना चाहता है। कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिसके नहीं करना चाहता, यानी कि वो शारीरिक रूप से भी फिट फट है। सामाजिक अवसर भी उसको खूब मिलते हैं, लेकिन वह काहिलों की तरह, जाहिलों की तरह सोया रहता है। अरे छोड़ो, कल कर लेंगे। उठो बेटा, उठो, पढ़ लो। अरे छोड़िए, कल पढ़ लेंगे, आज नींद आ रही है। तो क्या उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो लोग समता का विरोध करते हैं, क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? चलिए, अब अगला वीडियो में हम अगला पार्ट, अगला व्याख्या देंगे इस चैप्टर के। इसका इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, तथा वीडियो में अगर कोई भी समस्या हो आपको, तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।